हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 9 हिंदी निबंध की श्रृंखला चल रही थी, आज उसमें हमारा जो अंतिम निबंध है वो है उठ जाग मुसाफिर, जो विवेकी राय जी का निबंध है। तो इस वीडियो में हम इस निबंध का मूल पाठ व तथ्यपरक अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं। अगर दोस्तों आपको इस निबंध का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको क्लास के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अपने निबंध में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हमारा निबंध है वो उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय जी का है। सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रकाशन वर्ष 2012 है और ये विवेकी राय जी का निबंध है। पर हम विवेकी राय जी की बात करें तो जो हमारे विवेकी राय जी हैं वो ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं, साथ ही शुक्लोत्तर युग के हैं। ठीक है दोस्तों, तो विवेकी राय कौन है? तो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं और साथ में ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ग्रामीण चेतना के निबंधकार हैं। अब हम आगे बात करें उनके प्रमुख निबंधों की, तो विवेकी राय जी के प्रमुख निबंध हैं ऐसे किसानों का देश 1956, गाँव की दुनिया 1957, त्रिधार 1958, फिर बेतलवा डाल पर 1962, आस्था और चिंतन 1991, गवई गंध गुलाब 1980, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, जगत तपोवन शोक योग 1956, जीवन अज्ञात का गणित है 2004। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके प्रमुख निबंध हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिए। विवेकी राय जी के निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रामीण जीवन चेतना के कवि हैं, निबंधकार हैं, तो इनके निबंध से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने निबंध की। तो हमारा निबंध है उठ जाग मुसाफिर। तो इसका संकलन उठ जाग मुसाफिर नाम से ही है, यानी इस जो निबंध है हमारा उठ जाग मुसाफिर, इसी नाम से बाद में एक उनका निबंध संकलन हुआ। इसमें कुल 10 निबंध रखे गए। ठीक है दोस्तों, उठ जाग मुसाफिर नाम से निबंध संग्रह उनका निकला, उसमें कुल 10 निबंधों को रखा गया। इनके शीर्षक इस प्रकार हैं, देखिए। पहला है हमारा मेरी दिनचर्या, यानी जो पहला निबंध शीर्षक है वो दिनचर्या। कुछ आयाम, नवोबच्छेद, उठ जाग मुसाफिर, केन ग्रीष्म बहार, सतह किम, तीन डंडिया चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत उजड़े गांव की, गांव पर बनाम गांव में, सवाल जीवन का। ठीक है दोस्तों, तो उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह है, उसमें कुल 10 निबंध हैं, उनके शीर्षक मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप जरूर ध्यान रखना, पूछ सकता है यहाँ से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह है उसकी भूमिका में विवेकी राय जी ने क्या कहा है, तो इसे हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे कि सभी लोग अपनी लड़ाइयाँ अपने अलग अलग हथियारों से लड़ते हैं, लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना है, सब कुछ है शब्द। इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई। यानी उन्होंने किस बात से शुरुआत की है कि सभी लोग अपनी लड़ाइयाँ अपने अपने अलग अलग हथियारों से लड़ते हैं, लेकिन जो लेखक होता है उसके हथियार सिर्फ और उसकी जो सेना है और उसके हथियार वो सिर्फ उसके शब्द होते हैं, यानी लेखक शब्दों से ही अपनी लड़ाई लड़ता है। तो इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई, जिसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। कई बार चर्चाओं में बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें अब ज्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है। यानी दोस्तों, ये ललित निबंध हैं वो हिंदी साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिसके प्रमुख वो माने जाते हैं, स्तंभ के प्रमुख। अगर हम ललित निबंधों की दुनिया देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसमें मेन है। तो निबंधों की जो ललित निबंधों की जो दुनिया चली आ रही ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं है। अगले एक वर्ष के अंदर मैं 10 ललित निबंध लिखूंगा। यानी ये कोटेशन आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से ये तो बस ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं है। अगले एक वर्ष के अंदर मैं 10 ललित निबंध लिखूंगा।
संकल्प तो भीतर प्रतिष्ठित हो गया, परंतु इस पकी हुई आयु में तरह तरह के रोग और ग्रह प्रपंच आदि के दबाव के होते लगा के काम बहुत कठिन है। दोस्तों शोर थोड़ा हो रहा है तो प्लीज आप कोऑपरेट करिए। भले वक्त पर याद आए पंडित विद्यानिवास मिश्र, यानी पंडित विद्यानिवास मिश्र की उन्होंने चर्चा की है, यह जरूर ध्यान रखना। एक बार उन्होंने कहा था, पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। यानी ये कोटेशन किसकी है? तो विद्यानिवास मिश्र जी की है। उन्हें ध्यान आया कि विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा है कि पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। रख दी गई सी कलम चल गई और फिर पूरी ऊर्जा के साथ चल पड़ी। आयु का 88वां पड़ाव आते आते ईश्वर की कृपा से संकल्प पूरा हो गया। यानी 88 वर्ष की अवस्था में लेखक ने ये निबंध लिखे। ये जरूर ध्यान रखना। 10 ललित निबंध लिखे गए, जैसे तैसे नहीं, सलीके के साथ, सजावट के साथ और संपूर्ण संतुष्टि के साथ। ये नई रचनाएं साहित्य अमृत सहित हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा सादर प्रकाशित की गई, प्रशंसित और पुरस्कृत हुई। अब इन्हें पूरे विश्राम के साथ अपने प्रिय पाठकों के हाथों में सौंपते हुए हर्ष हो रहा है कि उन्हें भी मेरी ये नई रचनाएं उठ जाग मुसाफिर में संकलित हैं, संतुष्ट कर सकेंगी। यही इस कृति की संक्षिप्त भूमिका है। शेष अपनी रचनाओं या ललित निबंधों के बारे में क्या कहूँ। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी जो ठहरी हुई विदा ललित, जो लोग ललित निबंध को ठहरी हुई विदा मान रहे थे, उसी का उन्होंने इसमें जवाब दिया है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं अपने निबंध विषय के बारे में। जो हमारे उत्जाग मुसाफिर निबंध का विषय है, उसमें क्या है कि एक जगदीश बाबू, एक मास्टर हैं जगदीश बाबू नामक पात्र का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन के सौंदर्य और बदलाव को दिखाते हैं। यानी इस निबंध में आपको देखने मिलेगा कि जगदीश बाबू के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण जीवन दिखाया है, उसका सौंदर्य दिखाया, साथ ही क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी दिखाए हैं। और भी पात्र हैं इसमें। मुख्य पात्रों की बात करें तो जगदीश मास्टर हैं, रमेश हैं, शरद चंद्र जो जगदीश मास्टर जी के विद्यालय के प्राचार्य हैं। ठीक है, इनकी वर्णन हुआ है। लेखक ने जगदीश को प्रथम बार प्रभात फेरी में देखा है। यानी अगर हम निबंध पढ़ेंगे तो आगे ये बिंदु आएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है, तो इन्हें आप परीक्षा के केंद्र से ध्यान रखना। तो लेखक ने जगदीश को प्रथम बार प्रभात फेरी में देखा था। निबंध में कई कवियों की पंक्तियां आई हैं, इन्हें आप ध्यान रखना। भारतेंद्र जी की पंक्ति है कि दुवत भारत नाथ बेग अब बाग जागो, यानी दुवत भारत नाथ बेग अब जागो। फिर है निराला की पंक्तियां आई हैं कि रेत सा तन है, यहाँ पे देखो रेत सा तन ढह गया है, मैं अलिखित हूँ यही कभी कह गया है। ये नैला की पंक्तियां आई हैं। फिर है कि सिंहों की माद में आया है आज सियार, जागो नागपत जागो विसल। प्रसाद जी की जो पंक्ति आई है वो आई है कि बीती विभावरी जागरी। दिनकर जी की पंक्ति है वो है कि जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। ठीक है दोस्तों, ये पंक्तियां ध्यान रखना। इनमें से पूछ सकता है कि किस कवि का उल्लेख नहीं है, या किस कवि, ये पंक्तियां दे देगा और इसमें मिलान कर देगा कि इनमें बताइए कौन कौन सी किसकी है। तो ये आप ध्यान रखना। और भी जो पंक्तियां आई हुई है निबंध में लेखक के द्वारा, वो पंक्तियां हैं, वो क्रम से मैंने दी हुई है, इन्हें आप जरूर ध्यान से रखना। कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पंक्ति है हमारी कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े ही क्या करें। फिर हमारी नेक्स्ट पंक्ति कि माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। तो नेक्स्ट पंक्ति हमारी कि अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभवों की रास बुकुल पुराण। नेक्स्ट पंक्ति हमारी कि माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बदा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार। यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। नेक्स्ट पंक्ति हमारी कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। फिर है हमारी कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नेक्स्ट हमारी कि जब खेती चिड़िया चुन डारी, फिर पछताए क्या होवत है, जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है रच गया हम सबका तन। नेक्स्ट पंक्ति हमारी अंतिम
ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। अब दोस्तों हम विगत आए प्रश्नों की बात करें तो देखो मैंने कहा था ना कि जो लेखक है उसके सभी निबंध आपको ध्यान रखने हैं। इनमें से पूछा है कि निम्नलिखित निबंधों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो लेखक लेखक के आपको निबंध दे देगा और पूछ देगा कि इन्हें प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाइए या कैसे लगाइए, तो वो आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। जैसे एक प्रश्नों का प्रकार ये भी है कि निम्नलिखित में से कौन विवेकी राय सहित निबंध नहीं है। दोस्तों आजकल एनटीए में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जरूर आप ऐसे करके ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने मूल निबंध पर। तो अब हम मूल निबंध पढ़ेंगे अपने कि वहां जाते समय कल्पना कर रहा था। यानी जो पाठक, जो हमारा कथावाचक है, लेखक है, तो लेखक अपने मित्र, जो उनके मित्र हो गए थे, वो जगदीश बाबू, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वो कैसे वर्णन स्टार्ट करते हैं कि वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत गदाकार साहस मिलेंगे, सदा बाहर से दिखेंगे फुल्फ कुसमिल। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते, तो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से। कुछ लोग इस अंतिम आदमी से क्या लोगे भाई, कहाँ टिक रहे हैं, उनके गुरु गंभीर जीवनानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में। अच्छा चलो मनोरंजन ही सही, पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला, आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा। यानी जो जगदीश बाबू, उन्होंने अपने गांव में एक पुस्तकालय खोला था, उसी की बात उन्होंने की थी। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू, ध्यान रखना जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्ताहास बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है, और यदि है तो इससे स्वयं पूछो। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया, अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश तो मेघ उतर आता है कि नहीं। और फिर वही मुक्तक मृद मंदहास, और तब ऐसा लग रहा था जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी हो मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। दोस्तों ये पंक्तियां आप देखते चलना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लोग गांव वालों बहुत मगन के साथ जवानी में संचित किया यह विशाल पुस्तकालय आय के 95 पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ। संभालो अपनी छाती, और तब वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते। लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में देखा। जरा तुषार भिन्नता शरीर सरोजनी, पूरा श्लोक मुंह से पढ़ते पढ़ते रह गया। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे छोड़ नहीं जाने वाला, नहीं मात्र निश्चेत उतार पड़े सोए हैं। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है, और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे हैं। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा, खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते हैं। उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे लता पत्राल से घिरे पूरे प्रांगण को घेर कर जो एक अरगनी है, वो बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़ों, धुलने वाले, सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों, धोती कुर्ता, बंदी चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती है। यह उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगुन्तक इन्हें देखकर अनुमान कर लेता वे मौजूद हैं, तो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर यह कैसी बीमारी पहचान मौजूदगी कोई व्यक्ति पास नहीं है, तो क्या मान लें कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहां न तो सेवा करने वालों का अभाव था और न ही मौत का इंतजार था, मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावना पावन जैसा वह आवास उदास था। यानी जब वो जगदीश बाबू से मिलने गया, कथावाचक यानी लेखक से मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि जब कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़ता और अचानक वो बीमार पड़ जाए,
तो फिर लोग आश्चर्य करते हैं, तो इसीलिए उनके पास बहुत भीड़ थी और उनका जो आश्रम है वहाँ पर लोग बहुत संख्या में थे। इधर मैं अपने सोच में डूबा था, उधर कई लोग वहाँ पहुँचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा बाबा, यह देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते उन्होंने कहा, शरद चंद्र जी। यानी लेखक को उन्होंने शरद चंद्र जी समझा। बैठ जाइए, अर्थात वे मुझे पहचान न सके। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। यानी शरद चंद्र कौन थे, तो उनके जो विद्यालय था उसी में वो प्राचार्य थे। उन्होंने समझा कि वो प्राचार्य मिलने आए हैं। बहुत कड़वा सत्य है, भीतर बेचैनी होने लगी। सामने ये ही तो हैं, पर यह कौन बोल रहा है। कितनी क्रूर, कठोर और दुर्दम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके एक स्वजन ने कान के पास मुंह कर जोर से जब वो मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा बारंबार, क्षमा हजार बार, क्षमा, बैठिए बैठिए। शरीर है न ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चले चलेंगे। अरे आपको चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर न हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे नीरोग जैसे स्वर की उनक तो वहीं थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक निरोग साफ नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही क्या हुआ। यानी जब वो 1 साल पहले मिले थे उनसे, ध्यान रखना दोस्तों, जब लेखक मिलने गया तो 1 साल बाद उनसे मिलने गया है, ये जरूर ध्यान रखना। जब 1 साल पहले मिले थे, क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमककर चकित कर देता है कि अरे यह क्या हुआ। राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार। ये दोस्तों जगदीश चंद्र जी के बारे में उनका वर्णन है, ये आप जरूर ध्यान रखना। तो वो कौन है, कि राष्ट्रीय स्तर का एक विद्या मंदिर है, उसके तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार, स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा शुरू के पूर्व सुदेश में सदा साहस मिलने वाले इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ। लेकिन बेहाल कैसे, संभवतः यह नियति और विधि दिशा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कवींद्र दीपित दिख रहा है। मरते चाहे ना आम सुंदर भुवन, माने जोर माजे आम बाँट करे। चाय पर विश्व जगे कर माज खने, गड़ाइयाँ बजाए एवं सौंदर्य बाग। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है। वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़े होकर बंसी बजाएगा। हाय रोग, हाय दैया करे उसकी बलाए नहीं। वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांतमय। कोई शिकवा शिकायत नहीं। अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया है। कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है, शायद सुमिरत भजन आजकल। यानी दोस्तों जो हमारे जगदीश मास्टर जी हैं, उनके प्रिय कवि कौन है, तो वो कबीरदास जी हैं, ये ध्यान रखना। इधर में उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं, उसी अमंद स्वर में अर्धमुदी आंखों में बोलते जा रहे हैं। राम नाम लड्डू गोपाल, नाम घी हर नाम मिश्री, और घोर घोर पिए झूठे सुख को सुख कहत मानत हैं। मन मोद जगत सवेना काल को कहकर, अंत काल तुम सुमिरत गत और फिर कहकर मौज में। फिर पंक्तियां हैं जो लेखक कहता है कि माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। कराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हर कीर्तन कराया जाएगा। यानी जब लेखक ने कहा कि ठीक है, मैं आज्ञा चाहता हूँ चलने के लिए, तो फिर वो जगदीश जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन जब अगली बार आएँ तो थोड़ा समय निकाल कर आइएगा, क्योंकि हम अपने साहित्य जो पुस्तकालय है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। वही मुद्रा, वही अनमोदी आंखें, वही निर्भाव भाव। 24 चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन, आत्म संबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूँ इस राम नाम लड्डू सिमरन भजन कीर्तन और राम नाम दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर।
कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका स्मरण, उनके जीवन और चिंतन शैली को देखते ये बातें बेमेल गले पड़ उत्तर नहीं रही हैं। तो क्या मान लें कि यह हारे को हरे नाम वाली स्थिति है, मगर हारे कहाँ है? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ तो जीत ही जीत है, अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की जब यह श्रेष्ठतम स्थिति है, आदि व्याध सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं है। यहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या सजन की चर्चा रही है। चर्चा है गोपाल नाम घी की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते में घी खाकर संगड़े बन जाएं। यही आदर्श वीरता है। यह एक निराला संदर्भ है, यानी वो निराला की बात करेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि वेद सातम बह गया है, मगर किसका? वह जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं। मैं अलिखित हूँ, यही सब कह गया है, वह अलिखित है। एक मिनट दोस्तों। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित मानव ज्ञान भी महामारक बंधन। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन और कबीरदास से लेकर दिनकर पंत प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला उस समय को पढ़ रहा है। अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपने वेद, अपने अनुभवों की राशि विपुल पुराण। तो क्या माता बिन आदर कौन करे, इसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है, अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। जैसे ये पंक्ति ध्यान रखें, जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसके आदर में निर्बंध विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति है। एक मिनट। इसीलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं। क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंधल के धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए, तो और किसे याद करें? उस आदर का स्मरण मात्र एक दुखहर सहलाव है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाव है और हर्षित विराम है। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही हैं। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार। यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छाँव चाहिए। माता बिन आदर कौन करे? कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपाधापी से, श्रम से छुट्टी मिले, दासत्व से छुट्टी मिले। सर्वोहि आत्म गहे राजा, स्वस्थ रहे तो सानंद रहे। जो देखा सो सुना और जो सोचा समझा और जो कुल मिलाकर जो जिया, वह सब मोह मूल परमारथ नाही और मोह सकल व्याधिन कर मूला। इन्हीं सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है, उलट बांसी में जीते हैं। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं। एक मिनट देखते। हाँ, लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं। बीमार अथवा अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आंखें कान दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और अब व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त है। वह तन अब दुरुस्त नहीं है, उसके अंग काम नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। इसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना है। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण होगा,
निर्बंध निश्चिंत होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा, माता बिन आदर कौन करे। भव रोग रोगी माता का नहीं, रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का राग अलापता विचित्र रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बांटें। तो मास्टर साहब स्वयं स्थित हैं, बांट रहे हैं। लो दुनिया के लोगों, लड्डू लो, घी मिश्री लो और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो। राम बिना दुख कौन हरे और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही बारे में स्थिति है। जब चाहे चली गई तो फिर चिंता कहाँ टिकेगी और फिर तो मनुआ बेपरवाह, क्या मस्ती है। जिसको कछू नहीं चाहिए वह साहन का साह, इस साहन साह पर संसार की निगाह नहीं पड़ती। वह देखती है यह शरीर है, बीमार है, अब अधिक नहीं चलेगा। मगर वह रुकता कहाँ है। यह जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। यह वासन से जीर्ण को त्यागने और नवान ग्रहण के मध्य का सचल परिदृश्य है। परम पावन है। नृत्य रे तुह मम श्याम समान, रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है। तुम्ही तो माता, तुम्ही पिता हो, तुम्ही प्यारी वांछित है। संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दोस्तों ये वाली पंक्तियाँ आपने जरूर सुनी होंगी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले। ये भगवती चरण वर्मा जी की कविता है, तो आप जरूर ध्यान रखिए। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को जी रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। कहाँ चले माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव, संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की विशेष सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं। इस 20वीं-21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ। परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह पोष पुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है, साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ। भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित इस भारत माता के भागों में सब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम। क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुध में अलग जाग रहे हैं। माता बिन आदर कौन करे। आगे देखिए। हाँ मैं साक्षी हूँ मास्टर साहब के जीवन का, प्रभात और पूर्वाहन का जीवन, विजयी विश्व तिरंगा और भारत माता जनन हमारी, उसको शीश दिखाएंगे जैसे गीतों की गुंजार में रमा था। सबसे पहले उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। यानी दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो जगदीश चंद्र जी हैं वो लेखक से पहली बार कब मिले, तो लेखक जगदीश जी के गांव में एक बारात में गया था, तो वहाँ पर एक प्रभात फेरी निकलती थी। यानी सुबह सुबह लोग, स्वतंत्रता का माहौल था तो वहाँ पे प्रभात फेरी निकलती थी, उसी में उन्हें देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गया था, गर्मी का दिन था और सारा गांव आजादी के दीवानों का गांव था। सुबह लगभग 4 बजे संगीत स्वरों की आकर्षक गीत धुन मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उत्तर देखा एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है। हाथों में चमकांकित तिरंगा झंडा लिए 2 कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया आगे आगे जो 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए, एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं।
उनको लोग संत जी कहते हैं और जो युवक हैं कॉलेज में पढ़ता है उसका नाम जगदीश है। तो यह था प्रथम दर्शन। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। इसको ध्यान रखना, उस दिन प्रभात फेरी में कौन सा गाना गा रहे थे लोग? उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। वास्तव में यह उठ जाग वाला तथा उत्स्थित जागृत के प्राकृत ऋषि आह्वान को नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब को प्रिय गीत है। अनेक बार इसे उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उत्तरी संध्या बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। माता बिन आदर कौन करे, जन्मदात्री माता की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई हो। ऐसे भाव रूपांतर स्वाभाविक हैं। उस सैनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नव जागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी संशक्ति समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भूर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती थी। मास्टर साहब कहते गीत में रब का प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की तो हम भारतवासियों ने अपनी खिदमत का गाफिल होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदनीय है और अपनी पंक्तियों में जगने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान है। और अंत में कहा गया, जब खेती चिड़िया चुंग डारी फिर पछताए क्या होवत है। तो इस जागरूकता मंत्र उठा जागो उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसीलिए जगाने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी और सिंह भी है, और वह भारत और क्या करता है, जवानों को जगाने के लिए कौंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। और एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की माद में आया है सियार, सिंहों की माद में आज आया है सियार। और फिर वही जागो गणपति जागो विशाल, कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नव जागरण मंत्र फूंक रहा है, बीती विभावरी जागरी। जैसे इन संदर्भों का जरूर ध्यान रखना। जो निराला की पंक्तियां आई हैं, प्रसाद की पंक्तियां आई हैं और दिनकर की पंक्ति आई थी, इन्हें आप जरूर ध्यान रखना। शुरुआत भारतेंद्र ने की, दूवत भारत नाथ वेग अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नव जागरण का अदम्य द्वार बन उमड़ रहा है। जगे हैं जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की यह श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदनी माँ को न भूलो, राग में अब मत भूलो, हो जहां बल शीश अवनित एक सिर मेरा मिला लो। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी बलिदानी और आजादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा। उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चैंप कर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथभ्रष्ट हुए, ऐसे के देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी कमाई, पार्टी प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले आधे युग के भ्रष्टाचार। भक्त गावा कर बजाकर नाच रहे हैं। अब हाँ नाचो बहुत गोपाल, चोर मचावे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्ति क्या बोले, किस सोए देश को जगाए। अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। तब वह घर लौटे, माता बाटा देख रही है, माता बाट देख रही है रास्ता। माता बिन आदर कौन करे, मातृभूमि पुत्रो अहम प्रथु क्या, एक शब्द जोड़कर उसे उत्तराखंड प्रदान करे। जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मृत्यु जल से ही रचा गया हम सबका तन।
तो ये पंक्तियां दोस्तों किनकी हैं, वो पंडित मन्नन द्विवेदी जी गजपुरी की इस कविता में मातृभूमि के अवदानों को लता द्रुमात सहित रक्षाकारी पादानों के संकेत के बाद कवि एक मार्मिक बात कहता है कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मरने पर्यंत अपना स्नेह लुटाती है और मृत्यु के बाद असरण सरल बन अपने में मिला लेती है। अंत में कवि कहता है, ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन सब बलिहारी। यह है माता मातृभूमि जन्मभूमि स्वर्गलोक से भी प्यारी। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयते। यानी दोस्तों ये देखो कितनी अच्छी बात कही है, जरूर ध्यान रखना कि जननी जन्मभूमश्च स्वर्गदापि गरीयते। यानी जो हमारी जन्मभूमि है वो जन्म देने वाली माता से भी स्वर्ग के समान है। ठीक है दोस्तों, एक जगह हुआ व्यक्ति, एक और बात बता दूं दोस्तों कि अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम हमारा तभी सार्थक होगा जब हम अपने खुद से प्यार करें। यानी हम खुद, जब तक हम अपने जन्मभूमि से प्यार नहीं करेंगे तब तक हमारा देशभक्ति, हम देश से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि देश प्रेम, मातृभूमि से प्रेम करना ही देश प्रेम है। एक जगह हुआ व्यक्ति उसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पण में गीता के ऊंचे गान की गूंज है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है, और न कोई माता है न पिता, वे तो निमित्त मात्र है। इसी माता भूमि, मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे, एक धन्यता का भाव है। एक भावभीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है। एक मंत्र है, सिमरन भजन और कीर्तन है। जीवन साधना का सार है। बुद्धि पश्चात समाप्त मक्तेश्व, अब आश्रय नहीं तुम्हारा, पराश्रय चाहिए। संसार का आश्रय हार है और पराश्रय जीवन की जीत। बस अब शरण दो माता, एक मर्म स्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि सीता, इससे वाल्मीकि का भी संदेश में लिया गया, ये ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है कि वाल्मीकि सीता ने भी पुकारा था, माधवी देवी दिवर दात्र महत, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दें, माता का आदर मिला वे उत्तीर्ण हो। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अलीक माया की तरंगें नहीं थी, स्वयं दुखी। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा निबंध खत्म होता है।